हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं हम यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। उसमें काफी सारी छोटी छोटी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट, इंट्रोडक्शन टू यूकैरियोटिक सेल हम कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं आपकी जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर था काफी लेटर साइड डिस्कवर हुआ है, जब आपके माइक्रोस्कोप्स वगैरह प्रॉपरली आ गए थे। सो इसी को आज हम स्टडी करेंगे। आई होप यू हैव सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए, cell membrane. The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. See, 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तभी हम सेल मेम्ब्रेन को देख पाए। See, उससे पहले क्या होता था? ठीक है, 1400, 1500, 1600, 1700, काफी ज्यादा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ बायोलॉजी थोड़ी बहुत चल रही थी। पहला माइक्रोस्कोप जो बना, जब सेल्स आइडेंटिफाई हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं बायोलॉजी ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम नहीं जान रहे थे, राइट। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, हमें पता चले थे ऑर्गेनल्स भी हैं एग्जैक्ट। अब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही पता चला। उससे पहले क्या होता था कि हम सोचते थे कि अच्छा ये कोई ऑर्गेनल है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर ली, तो उससे मिलते जुलते हाइपोथेसिस, एक तरीके से कुछ प्रोपोजिशंस हम रखते थे कि हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है कि आपकी मेम्ब्रेन ऐसी दिखती हो। बट जब फाइनली 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, थैंक्स टू नॉलन रस का, ठीक है, जब ये फाइनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तब हम लोगों के लिए ये समझ पाना बहुत आसान हो गया कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो दिखती कैसी है। नाउ दिस, ये जो है ये है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रश किए जाते हैं, मैग्नेट्स होती हैं, प्रॉपर एक वर्किंग है जिससे आप रिजल्ट बहुत क्लियरली, कई ज्यादा गुना, मैनी मैनी फोल्ड्स मैग्निफाइड आप देख सकते हो। सो जब ये हमारे पास आ गया तो हमारे लिए हमारी मेम्ब्रेन को स्टडी करना आसान हो गया। ओके, नाउ meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in the human red blood cells, RBCs, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. हमारे साइंटिस्ट कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि किस तरीके से हमारी मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। नाउ अब जब हम बात करने लग गए, धीरे धीरे ऑर्गेनल समझ में आए, सेल समझ में आए, तो एक अंदाजा लगना पॉसिबल हुआ कि शायद इस तरीके से हो। फाइनल तो इसके आने के बाद ही हुआ, बट उससे पहले सी साइंटिस्ट जब किसी चीज को स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली उसके बारे में वो कुछ सोच रखते हैं, कुछ कंक्लूजन्स उनको मिलती हैं, और वो दोनों को मिक्स करके एक रिजल्ट हमारे सामने रखते हैं। तो ये जो रिजल्ट सामने आ रहा था, ये बता रहा था कि शायद इस तरीके से आपकी मेम्ब्रेन जो है वो हो सकती है। चलिए, these studies showed that the cell membrane is composed of lipids that are arranged in a bilayer. तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया जब ये स्टडी कर रहे थे कि हमारी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो लिपिड्स की बनी है और बाइलेयर है, यानी टू लेयर, बाई इज टू, यानी कि दो लेयर्स हैं, दो में अरेंज है। लिपिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अच्छा लिपिड्स क्यों थे? काफी सारे ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, तो उनके लिए एक सॉल्युबलाइजिंग मीडियम चाहिए था, एक सॉल्वेंट चाहिए था, वो बने हमारे लिपिड्स। लिपिड्स के साथ एक और बहुत अच्छी बात है कि वो क्वासी फ्लूइड होते हैं। वर्ड क्या है आपका? क्वासी फ्लूइड, यानी कि कभी सॉलिड कभी लिक्विड। अपने घर पे देखा है लिपिड्स, घी, समर्स जैसे टेम्परेचर राइज होता है दे बिकम फ्लूइड, लिक्विड, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता जाता है क्या होते हैं, थोड़े से सॉलिड हो जाते हैं। सो ये होता है कॉसी फ्लूइड नेचर। लिपिड्स का यही होता है, वी ऑल नो दैट। सो पहली चीज जो स्टडीज चल रही थी, उन्होंने हमको बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी है, एंड इट इज अ बाइलेयर, यानी कि दो लेयर्स हैं। Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. यानी कि कुछ इस तरीके से।
इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है, यानी कि ये जो है, ये पोर्शन आपका कौन सा हो गया, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर जो नॉन लिविंग लविंग है, ठीक है। फिलिक इज लविंग, फोबिक इज फियरिंग। पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड, तो ये है आपका पोलर हेड जो कि बाहर की तरफ है। सो बाहर ऐसे सर्कल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, इस तरीके से। और अंदर जो है आपके क्या होंगे, अंदर होंगे आपके हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है। 2 लेयर 1 एंड 2, इस तरीके से आपका कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो है वो सामने आया था। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. अब हमको पता है कि जो saturated hydrocarbon है, non-polar tail है उनकी, प्लस वो aqueous environment नहीं चाहेंगे, so उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। The lipid component of the membrane mainly consists of phosphoglycerides, यानी कि मेन कंटेंट जो आपका यहाँ पे था, उसका जो पूरा ओवरऑल जो मेजर चंक बना रहा था, कंपोनेंट था, वो क्या था, फॉस्फोग्लिसराइड। सो ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि यहाँ पे लिपिड कंपोनेंट फॉस्फोग्लिसराइड ही है, था और रहेगा भी, ठीक है। Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess protein and a carbohydrate. इस तरीके से यहाँ पे एक आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है, इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, ये आपके पीछे पीछे चलेंगे ना, लेयर है ना पूरी, तो यहाँ हो सकता है पीछे भी हो आपका, ठीक है। तो इन्होंने कंफर्म किया कि आपका यहाँ पे प्रोटीन है। अच्छा, कुछ प्रोटीन इस तरीके से भी हो सकते हैं और इनके ऊपर कुछ हो सकता है शुगर भी हो, सो कार्बोहाइड्रेट। सो ना कि सिर्फ ये आपके लिपिड्स की बनी हुई है, बट आपके प्रोटीन्स और आपके क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। The ratio of protein and lipid varies considerable in different types of cells या cell types. जैसा जैसा सेल टाइप होगा वैसे वैसे आपका क्या चेंज होता जाएगा, आपके प्रोटीन और लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन, कहीं कॉन्सेंट्रेशन लिपिड की ज्यादा होगी, कहीं प्रोटीन की ज्यादा होगी। सो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपका सेल टाइप कौन सा है, वो बताएगा कि आपने कौन सा जो पूरी मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन ज्यादा है या फिर lipids. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipids. यानी कि अगर हम RBC की बात करें, erythrocyte red blood cell, वहां पे आपका जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन कितना दिया हुआ है आपका 52%, 40% आपके लिपिड्स हैं। सो प्रोटीन्स यहाँ पे ज्यादा है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट से काफी सारी चीजें कैरी भी करता है, ऑक्सीजन भी कैरी करता है, प्लस ब्लड में हमेशा मूवमेंट होती है काफी सारी, आपके यू कैन से न्यूट्रिएंट्स की भी होती है, काफी सारी चीजों की। सो यहाँ पे प्रोटीन्स ऑब्वियसली ज्यादा दिखेंगे। नाउ अगर मुझे आपको दिखानी हो, सो दिस इज योर व्हाट, सेल मेम्ब्रेन, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अगर हम यहाँ पे मार्किंग्स करें और बहुत ध्यान से देखें, ये जो हेड्स हैं, ठीक है, ये तो हेड्स हो गए आपके, और ये आपकी टेल है। सो दिस इज योर लिपिड बाइलेयर, उसमें भी स्पेसिफिक चीजें हैं, अगेन योर पोलर हेड्स, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक योर टेल, ठीक है, बाइलेयर है, ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर, ये जो पोर्शन है बीच में, दिस इज योर इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा, इसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होते हैं जो आपके साइड्स में होते हैं, जैसे कि ये है आपका, ठीक है, दिस इज योर पेरिफेरल प्रोटीन। प्लस ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर शुगर, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ठीक है। सो प्रोटीन भी आ गया आपका, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, इंटीग्रल प्रोटीन आपका मेम्ब्रेन के बीच में धसा हुआ होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, ठीक है। सो लिपिड्स जो हैं वो काफी ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल क्या है एट द एंड ऑफ द डे, फैट्स। सो ये सारी चीजें, दिस इज हाउ योर what cell membrane looks like. This is a fluid mosaic model, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलिए, depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral और peripheral. तो जो बीच में इस तरीके से आपका प्रोटीन था, ये कौन सा था, दिस वॉज योर इंटीग्रल, यानी कि बीच में। इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मतलब कि जैसे अगर मुझे कहना हो कि बायोलॉजी इज एन इंटीग्रल सब्जेक्ट ऑफ नीड,
यानी कि जो आप उसके बिना आप अपना काम नहीं चला सकते। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको नीट देना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये इंटीग्रल हो गया, यानी कि उसके बिना कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। सो यहाँ है आपका जो इंटीग्रल प्रोटीन है, वो यही बता रहा है कि इस प्रोटीन के बिना आपकी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जो आपकी पूरी सेल मेम्ब्रेन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पेरिफेरल क्या होता है? पेरीफेरी क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं पेरीफेरी समझना चाहूं, ठीक है, पेरीफेरी मतलब साइड में। ठीक है, मैं जब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एनिमल सेल पढ़ाया था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर साइड में, कॉर्नर में होता है, क्योंकि बीच में जो मेजर पार्ट होता है वो तो वैक्यूल का होता है। पेरीफेरी मतलब कॉर्नर, एक साइड की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जो आपके साइड में होंगे, राइट? Peripheral proteins lie on the surface of membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane। जैसे हमने कहा था कि ये वाला था, इसके बगल में ही आपके इस तरीके से जो आपकी स्ट्रक्चर थी, है ना, इस तरीके से वो बना हुआ था, यूं इस तरीके से। सो ये जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है वो आपकी लेयर के बीचों बीच है, यानी उसके बिना लेयर कंप्लीट नहीं हो सकती। और यही वो ये बता रहे हैं कि पूरी तरीके से आपकी लेयर के अंदर धसा हुआ है। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model। जो अभी हमने देखा, शुगर, प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, बाइलेयर, ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था? 1972 में। ठीक है, नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है, चलिए। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer। Quasi-fluid वही मैंने बताया, कभी solid कभी liquid, तो उसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। जो ये कह रहे हैं ना कि lateral movement, lateral मतलब साइड बाय साइड में, ठीक है, ऊपर से नीचे अलग होगी, साइड में खिसकते हुए जाने से आपकी lateral movement होगी, जो कि आपकी पूरी बाइलेयर के थ्रू होगी। ठीक है ना, ये क्वासी फ्लूइड वाला याद रखना है। The ability to move within the membrane is measured as its fluidity। फ्लूइड मतलब क्या होता है? कोई लिक्विड है जो बह सकता है। ठीक है, अब इसीलिए इसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड, ठीक है, जो चीज चलने में, बहने में हेल्प करेगी। मोज़ैक क्या होता है? वो देखा आपने कि मैंने पहले भी आपको बताया था, टोबैको मोज़ैक वायरस, टीएमवी की जब हम बात कर रहे थे, कि पैटर्न्स होते हैं आपके टाइल्स में। ठीक है, सो वो होता है मोज़ैक। जैसे आपका कोई फ्लोर है, उसके ऊपर मोज़ैक टाइल्स लगे होते हैं, पैटर्न्स प्रॉपर एक तरीके से, सो वो मोज़ैक है। तो यहाँ पे फ्लूइड मोज़ैक क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे बीच में आपका प्रोटीन भी है, ये आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, सो इसकी वजह से बीच में कहीं कहीं प्रोटीन प्लस आपका लिपिड जो है वो क्वासी फ्लूइड है, सो मूवमेंट आसानी से हो जा रहा है। और यही जो एबिलिटी है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइडिटी। ठीक है, इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि वो कैसे आने जाने दे रहा है किसी भी चीज को। ओके, The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division। So ये जो आपकी membrane है, सी क्या क्या functions दिए हैं? Cell growth, cell growth कब होगी? जब उसको proper nutrition मिल रहा है। ठीक है, अगर मेरा कोई सेल है, ठीक है, इस तरीके से, अब इसको जैसे डिवाइड होना है तो ये थोड़ा सा इलोंगेट होगा, न्यूक्लियस भी थोड़ा सा एक्सपांड होगा, बट ये स्टेज कब पॉसिबल है? जब इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, जब एनर्जी प्रॉपर मिल रही है। अब उसके लिए क्या होगा? इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, इससे कुछ चीजों को पास करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस से कि हमारे सेल्स हैं, हमने देख लिया कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसमें, बहुत अच्छी बात है। बट माइटोकॉन्ड्रिया तक अगर ग्लूकोज ही ना आए, ग्लूकोज जो है मेरा अगर माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं आ रहा है, तो क्या ये एटीपी बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके लिए सबस्ट्रेट ही नहीं है।
किस पे एक्ट करेगी? ऑक्सीजन। और चलो मान लिया ग्लूकोज आ गया, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो क्या ये बना पाएगा? ऑक्सीडेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। सो इसीलिए ना कि सिर्फ आपका चीजों का आना जाना, आपकी पर्टिकुलर फंक्शंस जैसे कि सेल ग्रोथ है, अब यही चीज देख लो, अगर ये होगा धीरे धीरे ये अलग अलग होंगे, ठीक है, दे विल बिकम प्रॉपर न्यू सेल्स। तो इसमें भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्शन का कवरिंग करेगी। सो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन निभाती है। सेल डिवीजन में है एंडोसाइटोसिस। एंडो क्या होता है? इनसाइड, ठीक है, इनटू द सेल। साइटोसिस यानी कि कुछ चीज को अंदर लेना। सो ये एंडोसाइटोसिस। आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेल्यूलर जंक्शंस। अगर दो सेल्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो जुड़े तो रहेंगे, वो भी डिवीजन में हर जगह आपकी मेम्ब्रेन जो है फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. Obviously, यहाँ से अंदर आना, यहाँ से बाहर जाना, ठीक है। अगर आपकी लेटर से आपका सेल है, ठीक है, आपका यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, पहले भी हमने कहा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से इसने एटीपी बना लिया आपकी, वेरी गुड। बट अब ये चीज है, इसको क्या चाहिए था? इसको चाहिए था ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ठीक है, एटीपी बन गई। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, आपकी वाटर भी बन रहा है। तो क्या वो यहाँ पे ही रहेगा या वो यहाँ से बाहर जाएगा? ऑब्वियसली बाहर जाएगा। तो ना कि सिर्फ आपकी कुछ चीजों को अंदर आना है सेल के, बल्कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, या फिर आपका वाटर एक्सेस, उसको बाहर भी जाना है। सो ये काम कौन करवाएगा? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। Now, the membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Now, membrane selectively permeable है। Selectively permeable मतलब क्या है? Selectively permeable किसी को अलाउ करेगी, किसी को अलाउ नहीं करेगी। अब जिनको अलाउ नहीं करेगी वो कुछ और मैकेनिज्म इवॉल्व करेंगे, वो कोई और तरीके ढूंढेंगे जिसके थ्रू वो अंदर चले जाए, है ना। मेम्ब्रेन अपने आप से कुछ चीजों को कर देगी, बट कुछ चीजों को इट विल नॉट अलाउ, राइट। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. बिना कोई एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, नो एटीपी, ठीक है, नो एनर्जी, नो कैरियर प्रोटीन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है। ये एक मेम्ब्रेन थी, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले गए, खत्म, एनर्जी भी नहीं लगी, राइट। चलिए, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to the lower concentration. चलिए, मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है। नाउ लेट अस से कि यहाँ पे आपका वाटर जो है वो ज्यादा हो गया है। हाँ, ये हम लोग एक रूट्स का एग्जांपल लेते हैं। रूट्स में जब वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, ऑस्मोसिस होता है, ये तो चलिए समझ में आएगा, ऑस्मोसिस में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी भी। बट डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन यानी कि यहाँ पे सिंपल सा सेल हमारा ही समझ लीजिए, सोच लीजिए कि ये इनसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है, ये है आपका आउटसाइड। अब यहाँ पे जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया था, इसने बहुत ज्यादा एनर्जी बना दी, उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज्यादा H2O आ गया। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, बट सेल के जस्ट बाहर भी H2O है, बट कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं है। तो क्या देखेंगे कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कब तक? इक्विलिब्रियम आने तक, यानी कि जब तक दोनों जगह, ठीक है, दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती, तब तक वाटर इधर से इधर चलता रहेगा। डिफ्यूजन का मकसद ही यही होता है कि आपका इक्विलिब्रियम अटेन करना है, ज्यादा से लोअर, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये है आपकी डिफ्यूजन। जब हम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स पढ़ेंगे तब ये और ज्यादा हमको क्लियर होंगे। Water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Water का भी सेम रूल है।
मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस इन्होंने कहा है, बट ऑस्मोसिस इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब हम रूट वाला पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी। लेट अस से दिस इज अ रूट है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा सेल है, इसमें और भी आपका वैक्यूल आ गया। अब यहाँ पे है आपकी सॉइल, ठीक है। लेट अस से आज ही मैंने वाटर किया है, तो यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी सॉल्ट्स होंगे आपके, बट अगर मैं एरिया वाइज देखूं तो ऑब्वियसली सॉल्ट्स यहाँ ज्यादा होंगे, है ना। अगर मैं इतना एरिया देख रही हूँ, लेट अस से इतना एरिया मैं अगर देख रही हूँ, सॉइल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बट यहाँ पे जो सेल है मेरा, यहाँ पे तो सॉल्ट्स प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। तो क्या होगा, इस एरिया के हिसाब से यहाँ पे H2O जो है मेरा वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो कहीं ज्यादा है। सो वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ताकि यहाँ पे आपका वाटर जो है वो अच्छे से आ जाए, और यही फिनोमिनन होता है एब्जॉर्प्शन। क्लियर? नाउ, as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. ठीक है, इस तरीके से हमारी ये लेयर है, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो इसके थ्रू नहीं पास हो सकते, उनके उनके लिए यहां से निकलना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो किसी की हेल्प लेते हैं। वो किसकी हेल्प लेंगे, वो हेल्प लेंगे आपके प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स उनको कैरी करके इस साइड से उस साइड लेके जाएंगे। देखा ना, बीच में इंटीग्रल प्रोटीन था, ये पेरिफेरल था, ठीक है। सो यहां से आपकी मूवमेंट होगी, वो आपके प्रोटीन के साथ अटैच होके एक आउटसाइड द मेम्ब्रेन टू द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन चले जाएंगे। सेम वापस आने के लिए भी फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to high concentration. यानी normals क्या है, higher to lower, but यहाँ क्या बता रहे हैं, lower to higher. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. अब जो तीसरा था, जो हमने इससे पहले देखा था, वहां क्या हो रहा है, यहां से मुझे कुछ लेके जाना है यहां तक, लेकिन मेरी यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लोअर है, और यहाँ है हायर, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी एटीपी, और वो होगी एनर्जी डिपेंडेंट, और इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो यही चीजें हैं सॉरी, जो आपकी एक जगह से सोडियम पोटेशियम पंप की बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे आपकी एक सब्सटेंस आपकी मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस होके इनसाइड द सेल आ सकती है, ठीक है। सो यही है आपकी सेल मेम्ब्रेन। आई होप समझ में आया हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, बट ध्यान देना पड़ेगा, है ना। स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा, प्रोटीन्स कौन से हैं, शुगर्स क्या कर रही हैं, ये सब चीजें समझना पड़ेगा। सिंगर एंड निकलसन ने दिया था 1972 में, दिया था, नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइडिटी क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सारी चीजों के लिए क्या करना होगा, आपको ये चीज रीड करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो प्लीज गो थ्रू इट, मेक सम नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस। मैं अगले वीडियो में मिलूंगी सेल वॉल के साथ, तब तक स्टे कनेक्टेड, keep studying, read NCERT, make notes, solve questions. I'll see you soon. Take care. Thank you.